नमस्कार दोस्तों, कैरियरटेक ऑनलाइन की तरफ से आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि ट्रू फॉल्स के जो टॉप 100 क्वेश्चंस थे उसमें का चौथा स्लॉट यानी अंतिम स्लॉट आपको हम बताएंगे, ठीक है, जिसमें डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चंस। ठीक, तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि बाय यूजिंग pip install numpy कमांड वी कैन इंस्टॉल numpy मॉड्यूल इन द सिस्टम में यानी कंप्यूटर सिस्टम में pip install numpy कमांड का प्रयोग numpy मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए होता है। दोस्तों, बिल्कुल सही लिखा गया है ये कथन, यानी कहने का ये मतलब है कि pip install numpy कमांड का प्रयोग सिस्टम में numpy मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए होता है। इसका हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखा रहे हैं, यानी ये कथन जो है बिल्कुल सही कहा गया है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं यहां पे। अब यहां पे देखिए कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, इसको थोड़ी देर के लिए हम डिसेबल करते हैं, ठीक है, क्योंकि इंस्टॉल करने के लिए जरूरी है ये थोड़ा सा मिनिमाइज करना। यहां पे देखिए दोस्तों, जो numpy हम इंस्टॉल करेंगे वो जो है इंस्टॉलेशन के लिए pip कमांड का यूज होगा। तो pip कमांड जो है ये जो पाइथन आप देख रहे हैं ना, ये देखिए पाइथन है, पाइथन 39, इसके अंदर मिलेगा pip कमांड की फाइल। तो वहां पे हमको जाना पड़ेगा, यानी इसके अंदर एक स्क्रिप्ट है। तो इस कमांड को हम दोस्तों इसको पूरा हम कॉपी कर लेते हैं जानने के लिए कि कहां से जाएंगे। और यहां पे जाएंगे, दिस पीसी में जाएंगे तो यहां पर जैसे सी की ड्राइव खोल लेते हैं ड्राइव, और यहां पे दोस्तों जैसे ही हम उसको पेस्ट करेंगे और इंटर करेंगे तो हम आ जाएंगे यहां ये पाइथन 39 फोल्डर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे एक स्क्रिप्ट फोल्डर है, यहां पे देख लीजिए आप। देखिए दोस्तों, ये हम आ गए, देखिए पाइथन 39 के अंदर। अब इसके अंदर एक स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर यहां पे दिखाई दे रहा है। हम इसके अंदर चले जाएंगे। अंदर गए तो देखिए यहां दोस्तों pip नाम की फाइल है। ठीक, अब इसके अंदर ही जब हम cmd का कमांड से इसकी लोकेशन को हम सेट करेंगे तब हम जो है यहां पे pip कमांड का यूज कर सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये टोटल हम कॉपी कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, हमने यहां से कॉपी किया और फिर इसको हमने ये जो है मिनिमाइज कर दिया, यानी अच्छी तरह से दिखा दिया आपको। अब यहाँ पे देखिए कैसे होगी, इसको हम जो है क्लोज कर देंगे। इस पाथ को जो हमने पाथ कॉपी किया है, चाहे तो आप जो है डेस्कटॉप पे किसी नोटपैड फाइल में जो है इसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक, ताकि आपको ये पाथ जो है बार बार टाइप ना करना पड़े। आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर दीजिए। ठीक, अब जो है इसको यहाँ से कॉपी है, कॉपी कर लीजिए और cmd ओपन करिए। ठीक, विंडो प्लस आर की से आप cmd ओपन करिए। अब यहाँ पे जो है आप उस पाथ का प्रयोग करके और cd कमांड का यूज करके हम वहां पे पहले जाएंगे। हमने लिखा cd और विंडोज पेस्ट कर दिया उसको और हमने इंटर कर दिया। अब हम देखें दोस्तों, उस स्क्रिप्ट के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, वहां पे अंदर आ चुके हैं। अब यहां पे हमको जो है वही कमांड लिखना है। यहां पे आप आराम से देख लीजिए बढ़िया से। देखिए दोस्तों, ये है, ये हम जो है कहां पे आ गए हैं, स्क्रिप्ट पाइथन 35 स्क्रिप्ट के अंदर आ गए हैं। ठीक, अब हम यहां पे वो कमांड देंगे, यानी वही कमांड देंगे जो कमांड जो है जिसके द्वारा हम numpy को इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने का कमांड क्या है, जान ही रहे हैं, pip इंस्टॉल। ठीक है, install इंस्टॉल, इंस्टॉल numpy numpy। अब उसके बाद दोस्तों इंटर की प्रेस करेंगे। ठीक है, तो जैसे इंटर की प्रेस करेंगे, हमने डबल आई लिख दिया था दोस्तों, तो कमांड आपको सही लिखना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे आई एक ही बार रहेगा क्योंकि इंस्टॉल की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इंस्टॉल INSTALL इंस्टॉल numpy, इंटर की प्रेस करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहां पे देखिए अननोन कमांड इंस्टॉल INS मिसिंग देखिए दोस्तों हो रहा है। अच्छा, एक बार यहां पे फिर से देखते हैं। ये मैंने आपको बड़ा दिखाने के लिए थोड़ा सा जूम किया हुआ है
फिर से देखिए, जब भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी आपका ये बोलेगा कमांड आपका ठीक नहीं यानी गलत है, IN यस यस यहां पे दीजिए। अब दोस्तों इंटर के प्रेस कर दीजिए। ठीक, अब यहां पे देखिए कि ये देखिए दोस्तों, थोड़ी ही देर में जो है आपका जो numpy है, देखिए अपग्रेड PIP कमांड सक्सेसफुल इंस्टॉल numpy, अब ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हम जूम आउट करते हैं। ठीक, अब इसको हम बंद करते हैं दोस्तों। ये तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे जो है, किस प्रकार से ये आपका numpy इंस्टॉल होता है। ठीक, देखिए दोस्तों, एक चीज को बताने के लिए काफी चीजें हमने जो है आपको रिवर्स टाइप की चीजें की। ठीक, तो ये कमांड कंफर्म भी हो गया और साथ ही साथ दोस्तों जान भी गए कि आप कैसे numpy को इंस्टॉल करें, क्योंकि numpy एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। ये थोड़ा एडवांस पाइथन में भी आ जाता है। ठीक है, इसको मशीन लर्निंग के भी नाम से जाने जाते हैं। तो आपने यहां पे देखा कि numpy को कैसे इंस्टॉल करते हैं PIP कमांड के द्वारा। ठीक, ये जो मॉड्यूल है क्लियर है। तो ये आपका जो कथन है वो बिल्कुल सही है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, enlist an omitted first index default to 0 and omitted second index default to the size of the list being sliced। कहने का ये मतलब है, omitted मतलब होता है खाली छोड़ देना दोस्तों। ठीक है, अगर लिस्ट में इंडेक्सिंग हम स्लाइसिंग कर रहे हैं, ठीक है, लिस्ट में हम स्लाइसिंग कर रहे हैं और पहला इंडेक्स हमने खाली छोड़ दिया तो डिफॉल्ट रूप से 0 होगा। ये बोल रहा है डिफॉल्ट रूप से 0 होगा। एंड मतलब सेकंड, उसके बाद ओमिटेड सेकंड इंडेक्स, अगर आपने दूसरा इंडेक्स भी खाली छोड़ दिया है, इंडेक्स डिफॉल्ट टू द साइज ऑफ द लिस्ट बीइंग स्लाइस्ड। कहने का यह मतलब है, अगर आप पहला इंडेक्स खाली छोड़ते हैं तो बोल रहा है कि 0 हो जाएगा, और लास्ट इंडेक्स यानी दूसरा इंडेक्स अगर आप खाली छोड़ते हैं तो वो क्या होगा, वो कह रहा है कि लास्ट लिस्ट तक के सारे एलिमेंट जो है डिस्प्ले कराने का काम करेगा। दोस्तों ये कथन जो कहा गया है वो बिल्कुल सही कहा गया। थोड़ा सा आपको हम प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो कह रहा है वो कितना सही है और क्या किस प्रकार से सही है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग जो है पाइथन के एडिटर पे चलते हैं और उसको रन कराते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ये रन होगा। ठीक, ये है पाइथन का एडिटर। तो दोस्तों यहां पे जो है तो यहां पे हम उस कमांड को लिखते हैं। ठीक, यहां पे उस कमांड को लिखते हैं। ये है पाइथन का एडिटर। अब यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, हमने यहां पे लिखा लिस्ट, एक लिस्ट बनाने की कोशिश की, LST। ठीक, LST1 किया इज इक्वल टू, एक लिस्ट बना दिया। लिस्ट के लिए दोस्तों स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है। ठीक, अब जो है इसमें कुछ हमने एलिमेंट ले लिया, हमने लिया 2 3 4 5 6 इतना ले लिया। उसके बाद हम इसको डिस्प्ले कराते हैं तो हमने लिखा प्रिंट। ठीक, अब प्रिंट के अंदर दोस्तों हम यहां पे स्लाइसिंग का यूज करेंगे। हमने किया LST1 यानी वो नाम दे दिया हमने। अब यहां पे स्लाइसिंग के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो मान लीजिए हमने शुरू में खाली छोड़ दिया, यही कहा गया है, शुरू में हमने खाली छोड़ा और लास्ट वाला भी खाली छोड़ दिया, 0 भी नहीं देंगे, खाली छोड़ देंगे। ये कह रहा है कि शुरू वाला खाली छोड़ते हैं तो पहले इंडेक्स को ये मार्क करेगा और लास्ट वाला खाली छोड़ते हैं तो सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को मार्क करेगा। तो अब इसको हम रन कराते हैं। ठीक, तो यानी कह रहा है कि टोटल जो आपका लिस्ट है वो सामने आ जाएगा। देखिए दोस्तों सही कहा गया है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो टोटल पूरा का पूरा लिस्ट जो है दोस्तों सामने आ जाएगा, लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी ट्रू हमने मार्क भी किया है। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाइथन टपल सपोर्ट्स रिवर्स इंडेक्सिंग, जैसे कि सक्सेसिंग एलिमेंट यूजिंग द नेगेटिव इंडेक्स नंबर। ठीक है, यानी जो टपल होता है दोस्तों, जो टपल होता है वो नेगेटिव इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे कि अगर माइनस में देंगे तो आपका जो एलिमेंट है, ठीक है, उस प्रकार से वो डिस्प्ले भी होगा रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, तो ये बिल्कुल दोस्तों सही कहा गया कथन। यानी अगर हम इसके बारे में हमने डिस्कस भी अच्छे से किया हुआ है कि अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग का प्रयोग करते हैं दोस्तों तो जो हमारा एलिमेंट है टपल से वो रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही कहा गया है। आइए हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन है,
द ईच मतलब प्रत्येक की वैल्यू पेयर इन अ डिक्शनरी इज सेपरेटेड बाय कॉमा। यह पूछा गया है कि की वैल्यू पेयर जो कि डिक्शनरी में बनता है वो कॉमा के द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। तो ईच की वैल्यू पेयर इन अ डिक्शनरी इज सेपरेटेड बाय कॉमा, अलग किया गया है कॉमा से। तो दोस्तों यहां पे बात बिल्कुल सही है, कॉमा से हम अलग करेंगे और कोलन के साइन से उसको जोड़ेंगे। थोड़ा सा आपको यहां पे बता ही देते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमको डिक्शनरी बनाना है, हमने डी इज इक्वल टू डिक्शनरी के लिए हम जो है कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। मान लीजिए हमको जो है की देना है, तो की के लिए मान लीजिए दोस्तों सिंगल कोट मार्क में मान लीजिए हमने दिया रोल मतलब रोल नंबर, और हमने यहाँ पे जो है कॉलन का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे हमने रोल नंबर दोस्तों 100 दे दिया। अब नेक्स्ट ये की वैल्यू पेयर हो गया, ये दोस्तों है की और ये है वैल्यू, ठीक है, ये है वैल्यू। तो ये की वैल्यू ये 100 है, ये रोल नंबर है, वैल्यू है। तो अब इन दोनों को प्रत्येक की वैल्यू पेयर, यानी और भी अगर की वैल्यू पेयर है, जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे यन लिख दिया और यहाँ पे इसको बंद कर दिया। मान लीजिए हमको यहाँ पे जो है देना है वैल्यू को, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा आरजे, ठीक है, राज, ठीक है। अब इसको हमने बंद किया, तो प्रत्येक ये की वैल्यू है और एक दोस्तों ये की वैल्यू है, ठीक, ये भी वैल्यू हो गया। अब इन दोनों को जो है कॉमा से सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल सही कहा गया है, ठीक, ये बात बिल्कुल सही है, आप इसको सही मार्क कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, ये है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। की ऑफ द डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक एंड केस सेंसिटिव। यहां पे कहा गया है कि की ऑफ द डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक एंड केस सेंसिटिव, यानी डिक्शनरी का की यूनिक होना चाहिए और केस सेंसिटिव होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल और कैपिटल में अंतर होना चाहिए और जो की है वो यूनिक भी होना चाहिए। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। जब हम उसमें की में देंगे, जब हम वैल्यू कोई भी वैल्यू अगर उस वैल्यू को हम की बना रहे हैं, तो पहली बात तो डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए और केस सेंसिटिव भी होना चाहिए, यानी स्मॉल के और कैपिटल के में वो अंतर करता है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताएंगे हम कि कैसे किस प्रकार से वो काम करता है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। जैसे दोस्तों, ठीक, यहां पे देखिए, अगर हमने यहां पे आपको बताना चाहे कि किस प्रकार से जो है वो काम करता है, तो ठीक देखिए, अगर हम कोई डिक्शनरी बनाते हैं, जैसे हमने लिखा दोस्तों डी इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन किया, पिछला वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा अच्छी तरह से। अगर हमको यहां पे जो है की बनाना है, मान लीजिए हमने जो है यहां पे ए लिखा, ठीक, ये कॉलन का साइन लगाया और ए क्या वैल्यू हमने यहां पे दे दिया 100 ना, यहां पे कॉमा से उसको सेपरेट कर दिया। अब नेक्स्ट की वैल्यू है। इसके बाद दोस्तों यहां पे हमने जो है एक कैपिटल, ये स्मॉल ए है तो हमने एक कैपिटल ए बना दिया, ठीक है। अब ये जो है इसकी वैल्यू हमने दे दी 200, इसको हमने बंद कर दिया। ये हमारा डिक्शनरी बन गया है। इसमें जो है ये की है और इसमें जो है क्या है, वैल्यू है, और ये की है, उस की का वैल्यू जो है वो ये है, ठीक है, वैल्यू जो है ये। इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि की वैल्यू बन गई। अब इसमें जो है पहली बात तो यूनिक होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए, अभी आपको दिखाते हैं कि केस वाला, फिर आपको यूनिक की बताते हैं कि यूनिक में क्या डिफरेंस है। ये देखिए स्मॉल में है, ये कैपिटल में है, तो दोनों ही अलग अलग केस में है, लेकिन दोनों ही अलग अलग वैल्यू को डिनोट कर रहे हैं, यानी दोनों दो वैल्यूज हैं, ठीक, एक नहीं है। क्लियर हुआ यहां पे। तो अगर हम यहीं पर ऐसा करते हैं d इज इक्वल टू ए, और मान लीजिए वैल्यू हमने इसकी दे दी 100, ठीक है, ये 100 है, फिर हमने इसको कॉमा से सेपरेट किया, फिर हमने यहां पे फिर उसी ए से फिर से दूसरी वैल्यू बना दी दोस्तों, हमने यहां पे 200 दे दिया, ठीक है, यहां पे हमने इसको ऐसा किया। तो क्या होगा, अब देखिए दोस्तों, यहां पे जो की है वो हमारा डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट है तो ये एक्सेप्ट तो करेगा, लेकिन जब हम प्रिंट कराएंगे तो केवल ये वैल्यू हमारे सामने प्रिंट होके आएगी, ये प्रिंट होके नहीं आएगी, क्योंकि यूनिक होना चाहिए। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि आपका केस सेंसिटिव भी हो सकता है, ठीक है, केस सेंसिटिव भी है, केस सेंसिटिव है ही, ठीक है, और ये आपका की
डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, की सेंसिटिव है और डुप्लीकेट की नहीं हो सकता है, वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देख लिया, समझ लिया। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। अगला क्वेश्चन है यहां पे, यानी ये दोस्तों जो कहा गया है ये बताता है कि यूनिक एंड केस सेंसिटिव, ठीक है। तो ये ट्रू है, ठीक, ये इसको ट्रू मार्क कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक डिक्शनरी यहां पे बताई भी गई दोस्तों, ये एक डिक्शनरी बनाई गई है, इसमें ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, और इसको दोस्तों यस में डिक्शनरी को असाइन किया गया और इसी यस को जो है यहां पे प्रिंट किया गया है। तो कह रहा है कि ये आउटपुट क्या देगा दोस्तों, तो आउटपुट क्या देगा, यहां पे देखिए आउटपुट यहां पे दिया भी गया है कि क्या ये आउटपुट जो है वो सही है। तो यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे सेम टू सेम सबको प्रिंट कर दिए गए, लेकिन ये आउटपुट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब दोनों ही की सेम रहेंगे, इसमें दोनों ही स्मॉल में है और ये यूनिकनेस को नहीं बता रहे हैं, तो यानी जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वही प्रिंट करेगा, तो आउटपुट आपका ये आएगा, ये नहीं आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो फॉल्स है, ठीक है, यानी आउटपुट में सिर्फ ये आएगा और ये नहीं आएगा, तो ये क्वेश्चन दोस्तों फॉल्स है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने देखा भी डिक्शनरी को बना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिक्शनरी इज नॉट अ मैपिंग टाइप। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, मैपिंग टाइप है, ठीक है। अगर हम नॉट को हटा दो तो ये क्वेश्चन सही है, नॉट की वजह से ये क्वेश्चन, ये जो कथन है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन ये यहाँ एक बात यहाँ पे कंसीडर करने वाली है कि जो डिक्शनरी है दोस्तों वो जो है डेटा टाइप मैपिंग डेटा टाइप है, ठीक है। तो ये कथन फॉल्स है, मतलब मैपिंग डेटा टाइप है, इसको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है ओ लेवल के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, स्ट्रिंग्स आर अनमोडिफिएबल, यानी स्ट्रिंग को हम परिवर्तन नहीं कर सकते, स्ट्रिंग के वैल्यू में हम परिवर्तन नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग जो है दोस्तों वो इम्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब होता है चेंज करना, इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं करना। तो इसके स्थान पे अगर हम ऐसा लिख दें दोस्तों इम्यूटेबल, ठीक है, तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये है इम्यूटेबल, ठीक, ये इम्यूटेबल है, तो ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही कहा गया है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है मतलब अनचेंजेबल है, मतलब अनमोडिफिएबल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल सही कहा गया है, ठीक। इसका मतलब यह है, जैसे मान लीजिए दोस्तों हमने कोई स्ट्रिंग छोटी सी बनाई, हमने लिखा द, ये इसके अंदर आएगा ना, तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक, टी एच ई, यहां पे टी आएगा, यहां पे एच आएगा, ठीक, और यहां पे आएगा दोस्तों ई, ये 0 होगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा। अगर हम ऐसा करते हैं यहां पे, यानी हमने लिखा यस का 1 पोजीशन पर अगर हम कुछ स्टोर करना चाहते हैं, हम जेड स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसा अगर हम करते हैं तो ऐसा होगा नहीं, यानी इसके एलिमेंट में हम परिवर्तन नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है डिक्शनरीज कैन नॉट बी नेस्टेड। दोस्तों ये कथन फॉल्स है, डिक्शनरी को हम नेस्टेड कर सकते हैं, यानी डिक्शनरी एक डिक्शनरी के अंदर दूसरे डिक्शनरी दोस्तों बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कथन आपका फॉल्स है, ठीक। तो यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि डिक्शनरी कैन बी नेस्टेड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिक्ट फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट द डिक्शनरी। ये डिक्ट फंक्शन है दोस्तों, इससे डिक्शनरी जो है बनाई जा सकती है, ठीक है। ये कथन जो है बिल्कुल सही कहा गया है दोस्तों, यानी डिक्ट फंक्शन से हम डिक्शनरी को दोस्तों बना सकते हैं। थोड़ा सा आपको हम बताना भी चाहेंगे कैसे, ठीक है, एग्जांपल के द्वारा यहां पे देख लीजिए कैसे डिक्ट फंक्शन से हम जो है डिक्शनरी को बनाते हैं दोस्तों यहां पे, ठीक। जैसे देखिए, ताकि आपको याद रहे अगर आज एग्जाम में तो आप कर भी लीजिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये डी, ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया और डिक्ट फंक्शन यहां पे लिख दिया। डिक्ट एक फंक्शन है, यहां पर हम की को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, की को दोस्तों ऐसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए हमको रोल नंबर बताना है तो आर, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे एक चीज थोड़ा सा वो है दोस्तों, क्या है, यहां पे फिर से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि डी इज इक्वल टू, ठीक, मान लीजिए हमने डिक्ट फंक्शन लगाया, ठीक, डिक्ट, अब ये ब्रैकेट है, ये फंक्शन का ब्रैकेट है। अब हम मान लीजिए हमने रोल नंबर असाइन करना है, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों इक्वल टू का साइन लग जाएगा, कोष्टक वो कॉलन नहीं लगेगा। अगर आपको कॉलन लगाना है तो आप यहां पे कर्ली ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। रोल नंबर मान लीजिए दोस्तों हमने 100 दिया, ये एक, ये की हो गया, ये वैल्यू हो गया। दूसरी वैल्यू देनी है
तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए नाम देना है दोस्तों तो यन लिख दिया, ठीक। ये आपका जो है नाम हो गया, मान लीजिए दोस्तों हमने दिया राज, ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने यहां पे देखा कि हम डिक्ट फंक्शन से डिक्शनरी को बना भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो कथन कहा गया है वो बिल्कुल सही कहा गया है, ठीक। यानी ये कथन जो है बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अ फंक्शन में और में नॉट हैव पैरामीटर्स इनसाइड द पैरेंथेसिस, यानी कहने का मतलब यह है कि ये कह रहा है कि फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर होता है फंक्शन डिफाइन करते समय, उसके अंदर हम जो पैरामीटर है वो दें या ना दें, मतलब कोई जरूरी नहीं है। तो कॉमन सी बात है, हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है। फंक्शन के अंदर अगर पैरामीटराइज फंक्शन हमने बनाया है तो देंगे पैरामीटर, नहीं बनाया तो नहीं देंगे। यानी हमारी जरूरत के हिसाब से जो फंक्शन बनता है वो पैरामीटर युक्त भी हो सकता है, यानी पैरामीटर हम दे भी सकते हैं, पैरामीटर नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो कथन है दोस्तों वो बिल्कुल सही कहा गया है, ठीक है। पैरामीटर दे या ना दे, जैसे दोस्तों यहां पे आपको बताते हैं, जैसे हमने यहां पे लिखा डेफ, हमने ऐड का फंक्शन बनाया, ठीक। ये बिना पैरामीटर के हम बना सकते हैं। हमने सिंपल यहां पे लिख दिया, हमने यहां पे लिखा दोस्तों ओके, हमने यहां पे लिख दिया ओके, ठीक। बस ये चल जाएगा, हम सीधा इसको कॉल कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। हमने लिखा ऐड, ये कॉल कर लिया, ये रन कर जाएगा, तो ये बन गया दोस्तों बिना पैरामीटर के, ठीक है। तो ये कथन आपका जो है बिल्कुल सही कहा गया दोस्तों, बिल्कुल सही है, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द फंक्शन अ रिटर्न स्टेटमेंट विथ नो आर्गुमेंट इज द सेम एज रिटर्न नन, कहने का मतलब यह है कि अगर हम फंक्शन को डिफाइन करते समय रिटर्न स्टेटमेंट लगाते हैं और रिटर्न में आर्गुमेंट नहीं देते हैं तो भी वो नन ही रिटर्न करेगा। दोस्तों बाय डिफॉल्ट हमारा जो फंक्शन है वो नन रिटर्न करता है, चाहे रिटर्न लगाएं या न लगाएं। अगर रिटर्न लगाते भी हैं, कोई वैल्यू हम नहीं लगाते हैं, तो कॉमन सी बात है वैल्यू तो रिटर्न होगी नहीं, तो जो बाय डिफॉल्ट है नन वही रिटर्न होगा, ठीक है। तो यानी इसको थोड़ा सा आपको यहां पे बता भी दे कि कैसे। यहां पे देखिए दोस्तों, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी लग रहा है भी। जैसे यहां पे हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, एक फंक्शन हमने बनाया, हमने लिखा दोस्तों का नाम दूसरा रख लेते हैं, हमने लिखा एफ, एक मिनट, हाँ ऐड फंक्शन लेते हैं दोस्तों। हमने यहां पे ऐड फंक्शन बनाया, ऐड ज्यादा अच्छा है, ठीक, समझ में आएगा। और एक बात यहां पे देखिए दोस्तों, बातों ही बातों में एक बात सबसे बड़ी जरूरी है कि हम फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज भी करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों हम यहां पे लिखेंगे पहले डेफ कीवर्ड, ठीक है। डेफ कीवर्ड का यूज करके ही हम फंक्शन को बनाते हैं। डेफ हमने लिखा, अब हम फंक्शन का नाम यहां पे लिखेंगे, ठीक। ये फंक्शन का साइन है, अब यहां पे कोलन का साइन हम लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहां पे मान लीजिए कुछ नहीं करते, सिंपल करते हैं रिटर्न, ठीक है। ये हमने किया रिटर्न, अब कोई पैरामीटर हमने यहां पे कोई वैल्यू नहीं की, सिर्फ इतना ही लिखा। अब हम यहां पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हमने लिखा x इज इक्वल टू ऐड, ये फंक्शन हमने कॉल किया, फंक्शन जो भी रिटर्न किया होगा वो यहां x में आएगा। और हम दोस्तों यहां पे इसको कर देते हैं प्रिंट, हमने लिखा x को प्रिंट कर दिया। तो अब ये प्रोग्राम जब चलेगा दोस्तों, रिटर्न कुछ नहीं प्रिंट किया है, ठीक है, तब भी आएगा नन, ठीक है। अगर रिटर्न स्टेटमेंट हमने कोई पैरामीटर दिया नहीं है, जो देंगे वो यहां पे रिटर्न होगा, अगर कुछ नहीं दिया है तो भी रन होगा, यहां पे नन रिटर्न होगा। अगर हमने इस कथन को लिखा भी नहीं है, या सिंपल इसके स्थान पे हमने ऐसा लिख दिया है, मान लीजिए हमने लिखा प्रिंट, सिंपल हमने लिखा ओके, इतना लिख के छोड़ दिया है, तो भी ये रिटर्न जो है वो नन ही करेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा जो आपका जो ये दोस्तों फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट नन ही रिटर्न करता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो ये जो कथन है दोस्तों बिल्कुल सही कहा गया है, इसको हम सही मार्क कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, इट्स पॉसिबल टू इंपोर्ट मोर देन वन मॉड्यूल इन वन इंपोर्ट स्टेटमेंट, कहने का मतलब यह है कि एक इंपोर्ट स्टेटमेंट के द्वारा हम एक से अधिक मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं। यह कथन बिल्कुल सही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। तो हम यहां पे इसको इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं। यहां पे देखिए कैसे, मान लीजिए हमको मैथ और नंपाई दोनों को एक साथ इंपोर्ट करना है, तो कैसे यहां पे करेंगे, जस्ट दोस्तों तो कामा लगा देंगे। हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे देखिए सॉरी, ठीक, हाँ हमने यहां पे किया
इंपोर्ट हमको मैथ इंपोर्ट करना है, हम यहां पे लिखेंगे मैथ। हमको numpy इंपोर्ट करना है, कामा लगा देंगे, हम यहां पे लिखेंगे numpy। तो अब एक ही प्रोग्राम में दोनों एक साथ इंपोर्ट हो जाएंगे। ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही कहा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, द EOF इज अ कीवर्ड एंड यूज्ड इन फाइल, यानी इन फाइल जो है, ये EOF जो है वो कीवर्ड है, इसका प्रयोग हम फाइल में करेंगे। ठीक दोस्तों, एक बात पहले यहां पे बता दें, ये तो फॉल्स, हालांकि ये कथन जो है फॉल्स कहा गया है, लेकिन है इंपॉर्टेंट चीज। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है, EOF कीवर्ड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसका प्रयोग फाइल में हम नहीं करते, पहले से ऑटोमेटिक रहता है, क्योंकि जो टेक्स्ट फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल के लास्ट में, लास्ट कैरेक्टर के बाद EOF रहता है, ये बताता है कि फाइल यहीं से खत्म है। ठीक है, तो इंड ऑफ फाइल इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कथन जो है फॉल्स कहा गया है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, द टेल मेथड। ये मेथड दोस्तों टेल मेथड है। टेल मेथड रिटर्न्स द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर इन द फाइल, यानी टेल जैसा कि नाम है दोस्तों, कंप्यूटर साइंस में सबसे खास बात यह है, जैसा नाम होता है वैसा ही काम होता है। तो टेल मेथड क्या करता है, बताता है कि फाइल पॉइंटर किस पोजीशन पर है। ठीक है, टेल फंक्शन से हमको यह पता चलता है कि फाइल पॉइंटर, यानी जो फाइल के कंटेंट को रीड करता है, वो किस पोजीशन पे रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये कथन जो है वो बिल्कुल सही कहा गया है। ठीक, तो हम इसको टी मार्क कर सकते हैं, यानी ट्रू मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक मेथड। ये दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको इस प्रश्न में रखा हुआ है। ठीक है, तो सीक मेथड इज यूज्ड टू सेट द फाइल पॉइंटर इन द फाइल एट स्पेसिफिक पोजीशन। जो सीक मेथड है दोस्तों, ठीक है, सीक मेथड का काम ये होता है, इसके दो काम होते हैं। एक काम होता है कि ये जो है फाइल पॉइंटर को एक निश्चित जगह पे पहुंचाता है जहां पे हम चाहते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर पे जाके फाइल पॉइंटर को रख देगा। दूसरा ये बताता भी है कि कहां पे फाइल पॉइंटर रखा हुआ है, तो दोनों काम करता है। अर्थात ये कथन जो कहा गया है वो बिल्कुल सही है कि ये सीक जो है मेथड फाइल पॉइंटर को एक विशेष जगह पे पहुंचाता है जहां पे हम चाहते हैं, जहां से हम कुछ रीड करना चाहते हैं। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द क्लियर मेथड रिमूव ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट एंड रिटर्न नन। क्लियर मेथड जो होता है दोस्तों, यहां पे देखिए लिस्ट के सारे एलिमेंट को रिमूव कर देता है एक ही बार में। ठीक, और नन वापस कर देता है। थोड़ा सा आपको एग्जांपल यहां पे बताना चाहेंगे। यहां पे देखिए एग्जांपल के द्वारा दोस्तों यहां पे समझ लीजिए, आप इसको रन भी करा सकते हैं अच्छे से। रन, हालांकि मैं कुछ तो रन करवा भी रहा हूं। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमने लिस्ट बनाया, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर से देख लीजिए, लिस्ट बनाया इज इक्वल टू, लिस्ट के लिए दोस्तों ये इसका ब्रैकेट लगता है। ठीक है, यहां पे बता दे दोस्तों सेट के लिए ये लगता है, लेकिन कामा के साथ में, यानी एलिमेंट जरूरी है सेट के लिए। अगर हमने एलिमेंट यहां पे नहीं दे तो डिक्शनरी बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, अगर खाली है तो डिक्शनरी हो जाएगा। और डिक्शनरी के लिए भी ये लगता है, लेकिन यहां पे कोलन का साइन लगता है दोस्तों। ये जो लगता है वो टपल के लिए लगता है, और ये जो लगता है वो लिस्ट के लिए लगता है। ठीक, तो ये हो गया। इससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सी डेटा टाइप के लिए कौन सा हम ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, जैसे हमारी लिस्ट बनाया दोस्तों, हमने 1 किया और यहाँ पे 2 किया, यहाँ पे 3 किया, ये हमारी लिस्ट बन गई है। अब अगर हम इसको दोस्तों प्रिंट कराएंगे, यानी डिस्प्ले कराएंगे, हमने लिखा प्रिंट और यहाँ पे हमने यह लिखा, तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो लिस्ट है हमारा 1 ऐसा आउटपुट आ जाएगा, 1 2 3 ऐसा आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। अगर हम इसको साफ क्लियर करना चाहते हैं तो क्या होगा, यल डॉट क्लियर मेथड लगा देंगे, तो अब लिस्ट एकदम खाली हो चुकी है। ठीक है, एकदम खाली हो चुकी है दोस्तों। अगर हम अब इसको प्रिंट कराते हैं, हमने क्या किया, प्रिंट यल, तो वैसे तो लिस्ट खाली हो चुकी है, ऐसा आउटपुट देगा। लेकिन अगर हम उसको स्टोर करना चाहें कि हमारा क्लियर मेथड क्या प्रिंट करेगा, तो ऐसा कर सकते हैं, यक्स इज इक्वल टू यल, यानी इसी को हम ऐसा यहां पे लिखना चाहें, अगर ऐसा यल डॉट क्लियर, तो ये खाली तो कर दिया, लेकिन रिटर्न क्या करेगा उसके लिए हम दोस्तों प्रिंट कराएंगे यक्स। हमने क्या किया, यहाँ पे यक्स प्रिंट करा दिया, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों नन। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि जो हमारा क्लियर मेथड है
वो लिस्ट को खाली करता है, प्लस बाद में वो खुद जो है वो नन को रिटर्न भी कर देता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, यानी ये जो कथन कहा गया है दोस्तों वो बिल्कुल सही कहा गया, इसको हम सही मार्क कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए, टू क्रिएट द एरे मेथड ऑफ numpy इज यूज। दोस्तों numpy में अगर हमको एरे बनाना है, ठीक है, तो एरे मेथड का यूज हम करेंगे। ठीक, अच्छा, numpy का मॉड्यूल हमने इंपोर्ट करके देखा है। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको दिखा भी देते हैं कि कैसे हम numpy में एरे को बनाते हैं एरे मेथड से। ठीक है, यूजिंग लिस्ट। ठीक, तो यहां पे आपको प्रैक्टिकल को लेके चलते हैं। यहां पे देखिए दोस्तों, हमने क्या लिखा, इंपोर्ट किया numpy, इंपोर्ट numpy एज करके हम इसके नाम को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, एज एन हमने कर दिया। तो यानी numpy लिखें या एन लिखें, बात दोनों एक ही है, तो हम यहां पे एन यूज करेंगे। हमने क्या किया दोस्तों, एक लिस्ट बना लिया, st इज इक्वल टू, क्योंकि लिस्ट से हम numpy में एरे बनाएंगे, हमने यहां पे क्या किया, एक लिस्ट बना ली, 1 2 3 4 5, ये हमारी लिस्ट बन के, अब हम इसको numpy एरे में यूज करेंगे। हमने क्या किया दोस्तों, x इज इक्वल टू n डॉट ARRAY, ये हमारा एरे हो गया जो numpy का है। इसके अंदर हमने पास किया यहाँ पे LST, ठीक है, कामा एक डेटा टाइप का वो प्रॉपर्टी है, उसको भी हम यहाँ पे INT नाम से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एरे बन चुका है। अब इसको डिस्प्ले कराना चाहें तो डिस्प्ले भी करा सकते हैं। हमने लिखा प्रिंट। ठीक, प्रिंट में हमने दोस्तों क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा AX। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं, रन कराते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट आया दोस्तों, ये पूरा का पूरा एरे आ चुका है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो एरे मेथड होता है दोस्तों, वो ये आउटपुट है ना। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे एक बात प्रूफ हुई, यानी हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुआ कि एरे मेथड जो numpy का होता है उससे हम एरे बना सकते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों बिल्कुल सही दिया गया है, इसको हम टिक मार्क कर सकते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ द एरे द शेप मेथड इज यूज्ड। अगर हमको जो एरे बना हुआ है, 2D एरे है कि 1D एरे है, उसका शेप हमको पता करना है, तो यानी उसका डायमेंशन पता करना है, तो शेप मेथड का यूज दोस्तों करते हैं। ये बिल्कुल सही कहा गया है दोस्तों। ठीक है, शेप मेथड का यूज करके हम डायमेंशन पता कर सकते हैं कि किस डायमेंशन का बना हुआ है वो। ठीक है, कितने रो और कितने कॉलम का बना हुआ है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल सही कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है रीशेप मेथड। बाय यूजिंग रीशेप मेथड वी कैन चेंज द शेप डायमेंशन ऑफ द numpy एरे इन पाइथन। दोस्तों रीशेप मेथड क्या करता है, रीशेप यानी शेप यानी आकार को बनाता है। तो जैसे किसी भी डायमेंशन का एरे है, 2D है, अगर 3x4 का है तो हम उसको जो है उस प्रकार से रो और कॉलम में, या जैसे मान लीजिए 3x4 का है तो हम उसको जो है 5x3 का बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं उसके शेप को। ठीक, तो ये जो कथन कहा गया है दोस्तों बिल्कुल सही कहा गया है, यानी हम रीशेप मेथड का यूज करके एरे के शेप को, एरे के डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है numpy इज अ टूल फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। दोस्तों यहां पे सबसे खास बात है, numpy एरे को बनाता है। ठीक है, एरे को बनाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। ये बहुत सारे डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन डेटा विजुअलाइजेशन यानी दिखाने का टूल नहीं है दोस्तों। उसको और अच्छी तरह से दिखाने के लिए हम बहुत सारे ऐप का अनदर टाइप के टूल्स का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन दोस्तों फॉल्स कहा गया है। ठीक है, इसको हम फॉल्स मार्क कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाय यूजिंग फंक्शंस लिस्ट। ये अगर फंक्शन का यूज करके वी कैन चेंज द numpy एरे टू द लिस्ट इन पाइथन, यानी numpy का जो एरे है, जो बना हुआ है numpy का एरे, उसको हम लिस्ट में चेंज कर सकते हैं इस मेथड का यूज करके। तो दोस्तों ये कथन सही कहा गया है, यानी लिस्ट से हम एरे बनाते हैं और उस एरे से हम लिस्ट के द्वारा लिस्ट में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कथन सही कहा गया है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा आपको चेंज करके दिखा भी देते हैं। आइए देखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं इसका। जैसे ये एरे बना दिया गया है, ठीक है, उसका जो x के अंदर सारा एरे है। अब हम चाहते हैं कि फिर से दोबारा लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, यहां पे देख लीजिए। अगर हम इसको चेंज करते हैं, मान लीजिए हमको इसका प्रिंट, ठीक,
यहाँ पे जो है हमको इसका टाइप पता करना है, TYPE टाइप। तो हम टाइप भी पता कर सकते हैं ताकि पता चलेगा कि किस प्रकार का एरे है। ठीक है, अब हमने टाइप पता कर लिया। अब हमको यह पता करना है कि कैसे हम इसको लिस्ट में चेंज करेंगे। तो हमने क्या किया, x इज इक्वल टू, फिर से y का यूज कर लेते हैं, वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है, y इज इक्वल टू लिस्ट। लिस्ट एक मेथड है दोस्तों, हमने उसको इसमें पास कर दिया x को, जो कि numpy का एरे है। अब y में लिस्ट होगी दोस्तों। ठीक है, इसका हम टाइप पता कर लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, हमको लिखना नहीं पड़ेगा बार बार। तो हमने यहाँ पे दोस्तों पेस्ट कर दिया। अब प्रिंट में y प्रिंट कर दिया और यहाँ पे टाइप भी पता कर ले किस प्रकार का एरे है। ठीक है, इसको हम सेव करके रन कराते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है यहाँ पे देखना है आपको कि ये क्या कर रहा है, किस प्रकार का काम कर रहा है। ये जो आपका ये बना हुआ है दोस्तों, ये ठीक, ये numpy का एरे है। यहाँ पे बता रहा है कि numpy ND एरे, मतलब नंबर ऑफ डायमेंशनल एरे, 1 2 3 हो सकता है। और दोबारा से हमने उसका लिस्ट बनाया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्लास लिस्ट है, यानी हमने इस बात को यहाँ पे देखा कि कैसे जो है numpy एरे को लिस्ट मेथड से लिस्ट में चेंज करते। ठीक है, तो ये देखिए लिस्ट में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो प्रैक्टिकल से आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से जो है हम इसको करते हैं और ये कैसे जो है आंसर देता है। ठीक है, तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इंडेक्सिंग इज यूज्ड टू एक्सेस द इंडिविजुअल एलिमेंट फ्रॉम द numpy। इंडेक्सिंग का प्रयोग भी हम numpy एरे में करते हैं दोस्तों। numpy में भी इंडेक्सिंग वैसा ही करते हैं जैसा हम स्ट्रिंग में करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही कहा गया है। इंडेक्सिंग का यूज करके हम इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द numpy एरे इज अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस वैल्यूज। हाँ दोस्तों, हेट्रोजीनियस का मतलब है डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज। तो लिस्ट में अगर हम हेट्रोजीनियस वैल्यू दे सकते हैं तो उसी लिस्ट से तो दोस्तों एरे भी बन, उसमें उसी वैल्यू से, उसी डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू से दोस्तों तो numpy का एरे भी बनता है। तो कहने का मतलब है कि अगर लिस्ट में स्टोर हो सकती है हेट्रोजीनियस वैल्यू, तो जब उसी से numpy भी बन रहा है एरे, तो ये जो कथन है उस हिसाब से बिल्कुल सही है। यानी हम जो numpy में एरे बनाते हैं उसमें भी डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू को, अर्थात हेट्रोजीनियस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही कहा गया है, ट्रू है। ठीक, अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। यूजिंग स्लाइसिंग वी कैन एक्सेस द रेंज ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द numpy एरे। स्लाइसिंग रेंज ऑफ द एलिमेंट, यानी एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, ग्रुप ऑफ एलिमेंट को हम स्लाइसिंग के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज अच्छी तरह से क्लियर हम लोग कर लेते हैं कि जो इंडेक्सिंग होगी उससे सिर्फ एक एलिमेंट निकलता है। ठीक है, सिर्फ एक एलिमेंट निकलता है। जो स्लाइसिंग होती है उससे मल्टीपल एलिमेंट्स निकल जाते हैं, क्योंकि हम वहां पर रेंज दे देते हैं कहां से स्टार्ट होगा, कहां से एंड होगा। थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन आप यहां पे देख लीजिए। जैसे दोस्तों फ्रॉम numpy एरे, मान लीजिए हम numpy एरे ऐसा बना दिए, अभी अभी बना के देखा भी आपने। तो जैसे मान लीजिए अगर हमने लिस्टिंग दी दोस्तों, अगर हमने लिखा प्रिंट, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और यहाँ पे मान लीजिए numpy यहाँ पे एरे में है x, और हमने यहाँ पे दिया 1। ये हो गया दोस्तों इंडेक्सिंग। तो इसमें 1 के पोजीशन का जो भी एरे होगा, जो भी एलिमेंट होगा एरे में, वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया प्रिंट, ये मान लीजिए एरे है दोस्तों, तो अगर हमने ये स्लाइसिंग के लिए ये ऑपरेटर लगता है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये जो है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को, यानी एक एलिमेंट के रेंज को वापस करेगा, हमको देगा, यानी प्रिंट करेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट को निकालने के लिए होता है, एक एलिमेंट के रेंज को निकालने के लिए ही होता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग पोजीशन, ये एंड पोजीशन बताता है, यानी कहां से स्टार्ट करेंगे निकालना और कहां तक एलिमेंट को निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये कथन जो है बिल्कुल सही कहा गया है। तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों, हम लोगों ने जो है प्रैक्टिकल करके बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ ली हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको ओ लेवल के एग्जाम में जरूर मिलेंगे दोस्तों, तो इसको एक बार रिवाइज करिएगा अच्छे से। और दोस्तों अब आपको बता दें कि ये जो आपका जो है ये जो लिंक है, ठीक है, इस पे बहुत सारे नोट्स आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट टाइप के, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे। ऑब्जेक्ट टाइप के सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर ही रहे हैं। तो दोस्तों हमारा जो चैनल है वो आपका अपना चैनल बन चुका होगा। ठीक है, अब आप उसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लिंक करिएगा। ठीक है, और लाइक भी करिएगा जरूर दोस्तों। इसके जो लिंक्स हैं दोस्तों, इससे अपने जरूरत के नोट्स आप पा सकते हैं दोस्तों। तो लिंक को जरूर यूज करिएगा, ठीक है, जो इसमें दिए गए हैं। ठीक, और दोस्तों
अगर आपका कोई पर्सनल व्यू है, अगर आपकी कोई पर्सनल सजेशन है, आप जो है कमेंट के द्वारा जो है हमको बताइए दोस्तों, हम जरूर उसको आगे वीडियो में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने जो है एमसीक्यू कंप्लीट किया 100 टॉप क्वेश्चंस के 4 स्लॉट में, और 2 फर्स्ट के 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया 4 स्लॉट में। ठीक है, आपने अच्छे से समझा भी उसको। अब जो हमारा नेक्स्ट जो है जो टॉप 100 का जो क्वेश्चन होगा वो दोस्तों मैच द कॉलम से होगा। ठीक है, जैसा कि आता है ओ लेवल के एग्जाम में। ठीक, तो मैच द कॉलम का नेक्स्ट वीडियो हमारा पहला स्लॉट होगा 100 टाइप के क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।